हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सभी बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि कल जो मैंने आपका प्रीवियस ईयर करवाया था वहीं से क्वेश्चन फंस गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव। तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी, फूले नहीं समा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए, आज भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका प्रीवियस ईयर करवा दूँ, साइंस का और एसएसटी का। मैथ्स में तो आपका क्वेश्चन मैंने आपका रिवीजन करा दी है, उसमें मैंने सारे आपके क्वेश्चन लिए थे, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारे एमसीक्यू सब कुछ आ गया उसमें। तो आपका वहाँ पर हो जाएगा। फिर भी अगर टाइम मिलता है तो मैं आपका मैथ्स का भी करा दूँगी। सबसे पहले तो ज्योग्राफी का आपका करा देती हूँ। आपके जो सर हैं वो किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए हैं, उनके पास टाइम अभी है नहीं कि वो आपकी ज्योग्राफी की क्लास अपलोड कर पाएँ या उसको रिकॉर्ड कर पाएँ। तो मैं आपका करा देती हूँ रिवीजन फटाफट, जैसे कल करवाया था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और वर्तमान भारतीय समाज के एमसीक्यू। तो फटाफट से कराएंगे एकदम जोश के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका ज्योग्राफी में जो टॉपिक था वो था सौर मंडल। तो सौर मंडल आपका आज मैंने साइंस में भी करवाया है, सेम टू सेम वही है आपका। बस थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें क्या है आपकी शॉर्ट में दी गई हैं, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करेंगे। सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा अन्य खगोलीय पिंड मिलकर, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए आपके, उल्का पिंड इत्यादि मिलकर क्या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में एक सूर्य होता है, यानी कि जो सूर्य है वो हमारा तारा, मतलब हमारे जो सौर मंडल है उसका मुखिया है, प्रधान है। और सूर्य है एक तारा। इसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। और इन 8 ग्रह के भी क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं, जिसमें से आपके 2 ग्रह ऐसे हैं। कौन कौन से? बुध और शुक्र। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इतनी सी बात आपको शॉर्ट में बता दी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य क्या है हमारा? सूर्य एक तारा होता है। सूर्यमंडल सूर्य जो है हमारा सौरमंडल का मुखिया होता है या प्रधान होता है। इसमें आपका जो सूर्य के धरातल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपका बता दिया था। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। और ये इसमें होता क्या है? नाभिकीय संलयन में आपके 2 नाभिक मिलकर एक नाभिक बना देते हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम का बनाते हैं। ये आपका साइंस में भी था यहाँ तक। आगे आते हैं ग्रह। साइंस में थोड़ा डिटेल में मैंने आपको करवाया हुआ है, तो ये तो मुझे लगता भी नहीं कि आपको पढ़ाना पड़े, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है साइंस की नहीं देख रहे होंगे, वो सिर्फ एसएसटी की देख रहे होंगे। और मैंने देखा है इतनी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, फिर भी आप लोग लाइक और शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। भैया लाइक और शेयर आराम से कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, उनका भी भला होने दीजिए। चलिए ग्रह पर आते। ग्रह क्या होते हैं? तो वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी स्वयं की ऊष्मा, ताप व प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं या उनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ये अपने तारे के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। आगे आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है उसमें क्या है? सबसे पहले बुध आता है, फिर आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ट्रिक इनकी क्या बताई थी? बुधवार से स्टार्ट करो। बुध आया, बृहस्पतिवार को छोड़ा, शुक्रवार आया, शनिवार को छोड़ेंगे, रविवार आएगा, रविवार को हटा के रविवार की जगह क्या रख देना है? पृथ्वी रख देना है। सोमवार आया, सोमवार को छोड़ो, फिर आपका मंगल लेना है। मंगलवार के बाद बुधवार आया है, उसको छोड़ो, बृहस्पति आपका ग्रह बन जाएगा। बृहस्पति के बाद फिर आपका शुक्रवार आएगा, शुक्रवार को छोड़ो, शनिवार आपका आ जाएगा। और इसके बाद जस्ट अरुण और वरुण। जैसे चाहो वैसे याद कर लो, अगर आपको याद है अच्छे से तो वही ठीक है, और अगर ट्रिक से याद हो रहा है तो ट्रिक से याद कर लो। वैसे मुझे तो ऐसे ही याद हो जाता है, तो मैं सीधे सीधे याद कर लेती हूँ। आगे आता है आपका सूर्य ताप क्या कहलाता है, यानी कि सूर्य ताप और सूर्याभिताप क्या होते हैं। दोनों ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर जब भी कभी आया करें आपकी नज़र के सामने, तो उनको अच्छे से और तैयार किया करो, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपको मिल जाए। इस बार टाइम नहीं मिल पाया था, पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं आपका प्रीवियस ईयर के जो अति लघु उत्तरीय हैं और जो आपके बहुविकल्पी हैं वो एक साथ नहीं करवा पाई, वरना लास्ट ईयर मैंने करवा दिए थे। अति लघु उत्तरीय भी, लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी, आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना क्वेश्चन जरूर आपका रिपीट होगा, चाहे वो लघु उत्तरीय में मिले, चाहे अति लघु में, चाहे बहुविकल्पीय में, जरूर मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर का इस वीडियो में जहां भी कहीं आ रहा हो, फोकस करना उस क्वेश्चन पर। तो सूर्यताप क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण कहलाता है सूर्यताप। सूर्याभिताप क्या होगा? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसको बोलते हैं सूर्याभिताप। सूर्यताप पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण, यानी कि जो पृथ्वी की सतह तक आएगा वो विकिरण कहलाएगा सूर्यताप। और जो आपका
सूर्य के द्वारा, सूर्य से जो किरण आती है वो वायुमंडल के द्वारा जो सोख ली जाती है, जो भी ऊष्मा, वो कहलाती है आपकी सूर्याभिताप। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। आकार के क्रम में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के क्रम में ये तीसरे नंबर पर आता है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं और इसका उपग्रह एक ही है, वो कौन सा है आपका चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी की लगभग दूरी आपकी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, और अगर थोड़ा और एग्जैक्ट जाएंगे आप तो 14.98 करोड़ किलोमीटर आपको मिल सकती है। तो 15 करोड़ किलोमीटर ऑप्शन मिलेगा या फिर 14.98 करोड़ किलोमीटर। आगे आते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। यहाँ पर 8 मिनट भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, 8 मिनट 20 सेकेंड भी मिल सकता है। फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे कि कौन सा लगाना है आपको। नेक्स्ट आते पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि क्या होती है, तो 23 घंटे 56 मिनट होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि क्या होती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर विकिरण सूर्यताप कहलाता है, ये आपको भी ऊपर ही बता दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अपने अक्ष पर जो घूमती है ना पृथ्वी, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। अपनी ही अक्ष पर घूमते रहना, कोई भी पिंड अगर अपनी अक्ष पर घूम रहा है तो वो उसकी घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहलाती है। और अगर वो किसी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो वो गति होती है परिक्रमण गति। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा काफ़ी लोग लगाने चाहते हैं। परिक्रमा में क्या होता है, हम चारों तरफ घूमते हैं। मंदिर जाते हैं ना, बोलते हैं एक चक्कर लगा लो, यानी कि जो भी जहाँ दर्शन करने का, यानी कि एक चक्कर लगाया, यानी कि उसकी एक परिक्रमा की। तो जब परिक्रमा की यानी कि कोई चीज़ बीच में रखी हुई थी और हम परिक्रमा कर रहे हैं तो वो परिक्रमण गति कहलाएगी। और हम खड़े हो गए और वहीं घूमे जा रहे हैं एक ही जगह से, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परिभ्रमण गति हो जाएगी। तो पृथ्वी परिभ्रमण भी गति भी करती है और परिक्रमण गति भी करती है। अपनी अक्ष पर घूमती है तो वो परिभ्रमण हो गई, और सूर्य के चारों तरफ जो घूमेगी वो परिक्रमण हो गई। आगे आते हैं उपग्रह या सैटेलाइट पर। तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। ये अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं और वहीं से ये प्रकाश भी प्राप्त करते हैं। इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ना ही ऊष्मा होती, जैसे ग्रहों के पास नहीं होती वैसे ही उपग्रह के पास भी नहीं होती है। पृथ्वी का उपग्रह आपका क्या है, चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ये मैंने आपको साइंस की क्लास में करवा दिया है। दोनों ही के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। आगे बढ़ते हैं आपका चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका एक उपग्रह होता है जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान है और ये अन्य पिंडों की तरह अपने ग्रह के भी चारों तरफ गति करता है और अपने ग्रह के साथ साथ तारा यानी कि सूर्य के भी चारों तरफ परिक्रमा करेगा। चंद्रमा की जो गतियाँ हैं वो 3 प्रकार से होती है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति और सूर्य के सापेक्षिक गति। घूर्णन गति अपनी अक्ष पे भी घूम रहा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है और सूर्य के सापेक्ष गति भी इसकी हो रही है। नेक्स्ट आते चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों से कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा कर लेता है, यानी कि अपनी अक्ष पर जब वो घूमता है ना तो लगभग 29 दिन का समय लगता है और उस अवधि को हम कहते हैं चंद्रमास। 12 चंद्रमासों का समूह कहलाता है आपका चंद्रवर्ष। आगे बढ़ेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। चंद्रमा पृथ्वी के परितः एक चक्कर 27 दिन में लगाएगा। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 27 दिन में, 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट 43 मिनट में। और इसे हम बोलते हैं नक्षत्र महा। वो था चंद्रमा जिसमें वो अपनी अक्ष पर घूम रहा था, पृथ्वी के परितः घूम रहा है, वो आपका नक्षत्र महा कहलाता है, जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमना और ये रहा पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, अपने चारों तरफ तो घूम ही रहा है अपनी अक्ष पर, और फिर ये सूर्य के चारों तरफ जैसे पृथ्वी घूम रही है ना तो उसके साथ साथ ये घूमेगा। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, तो चंद्रमा क्या है, स्वयं के प्रकाश से तो प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशमान है ना, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। गोल आकृति के कारण आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है और शेष आधे भाग में प्रकाश नहीं पड़ता, तो वो अंधेरा प्रतीत होता है। इसी कारण है क्या कि कभी कभार है कि उसका आकार घटता हुआ दिखाई देता है, कभी कभार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि कभी ऐसे आधा चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और कभी पूरा दिखाई देता है, तो वही है, कभी आकार घटता है। घटता कब है आपको पता होगा, अमावस्या की तरफ आते तब आकार घट जाता है और अमावस्या को पूरा काला यानी कि उस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। और फिर अमावस्या से धीरे धीरे क्या है, पूर्णमासी की तरफ जाएंगे तो चंद्रमा बढ़ने लगता है और पूर्णमासी के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे आपका दीपावली अमावस्या को होती है, उस दिन देखना चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, और शरद पूर्णिमा अभी निकल के गई है, उस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई दिया होगा अगर किसी ने देखा होगा तो।
नेक्स्ट आते हैं, जब प्रकाशमान भाग बढ़ता जाता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब प्रकाशमान भाग घटता जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये आपका 2016 में प्रश्न आया था, शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। तो कृष्ण पक्ष में ही आपका अमावस्या का दिन आता है और शुक्ल पक्ष में आपकी आती है पूर्णिमासी। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि पूरा चंद्रमा दिखाई दे जाएगा लास्ट में। और कृष्ण पक्ष में क्या होगा, चंद्रमा की कलाएं घटती जाएंगी, यानी कि चंद्रमा आधा 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 होता जाएगा और अमावस्या को पूरा काला हो जाएगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा, तो वो कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से घटती हैं, आपको दिख रहा होगा। पूर्णमासी के दिन पूरा गोल गोल चमकता हुआ दिखाई देगा, अमावस्या के दिन पूरा काला काला हो जाएगा, नहीं दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें तो वो थे आपके राकेश शर्मा। इम्पॉर्टेंट है, साइंस में पढ़ लिया तो ये नहीं कि सौर मंडल आपका साइंस से मिला था, इसके बाद की जो क्लास है वो आपकी साइंस की में नहीं आई थी, तो वीडियो में एंड तक रुकिएगा। ठीक है, या फिर आगे स्किप करके भी देख सकते हो, आपके ऊपर है, जैसे चाहें वैसे देख लीजिए। इसीलिए लाइव क्लास नहीं है और हमारे पास अभी ऐसा सेटअप भी नहीं है कि हम लाइव क्लास ले पाएँ। आराम से कम टाइम में आपका सब कुछ आपको मिल रहा है, तो पढ़ते चलिए। चंद्र ग्रहण आ गया आपका और सूर्य ग्रहण दोनों ही आपको मिले थे, इसमें आपका डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ये रहा सूर्य और ये रहा चंद्रमा, बीच में क्या आ गई, पृथ्वी। तब आपका क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिस कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, पूर्णमासी के दिन होता है, हमेशा पूर्णमासी को ही होगा। चित्र देख लीजिए, ये रहा सूर्य आपका, ये रही पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा। प्रच्छाया और उपछाया का सीन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये जो बीच में आपको दिख रही है, ये क्या है, प्रच्छाया है पृथ्वी की। और जब चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में होता है, यानी कि छाया में होगा, तो वो क्या होगा, काला काला दिखाई देगा, यानी कि पूरा काला हो जाएगा। और जब उपछाया में आता है, ये आपकी उपछाया होती है, यहाँ पर क्या होता है, खंड चंद्र ग्रहण बनता है। जब चंद्रमा उपछाया में होगा तब क्या बनेगा, आपका खंड चंद्र ग्रहण बनेगा। अब ये भी हो सकता है आपका छाया प्रच्छाया में। आगे बढ़ते हैं सूर्य ग्रहण की तरफ। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसमें चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता जिसमें बीच में चंद्रमा होता है। पहले होगा सूरज इतना बड़ा सा, बीच में इतना छोटू सा आ जाएगा चंद्रमा, और फिर आ जाएगी पृथ्वी। तो जितने में चंद्रमा आ रहा है ना, ये वाला जो एरिया है ना सूर्य का, ये पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा की छाया पड़ रही होती है पृथ्वी पर। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण आपका होता है अमावस्या के दिन होगा। और होता क्या है, जब खंड या आंशिक सूर्य ग्रहण होता है तो उस दिन क्या होता है, चंद्रमा ये रहा और कुछ इसके ऊपर आ जाता है, सॉरी ये सूरज रहा, ये बड़ा वाला सूरज है और इसके ऊपर चंद्रमा ऐसे आ जाए, तो जब हम देखेंगे ना तो हमें एक रिंग बनती हुई दिखाई देती है, उसको हम डायमंड रिंग बोलते हैं। वो आपकी क्या होती है, खंड या आंशिक सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पर। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें आपका स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल आते हैं। पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन के लिए क्या है, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, वस्तुएं, मतलब भूमि वगैरह हो गई, जल, गैसें, जो भी जीवनदायिनी गैसें, सब कुछ आपकी आ जाती हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल से स्टार्ट करेंगे। आपका स्थल मंडल जो है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये आपके ग्रीक शब्द लिथोस से मिलकर बना हुआ है, लिथोस प्लस स्फीयर। लिथोस का अर्थ होता है यानी कि पत्थर, और आपका वो हो जाएगा गोला। तो पृथ्वी की सबसे ठोस और सतही परत को बोलते हैं स्थल मंडल। यह विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है। स्थल मंडल के धरातल का लगभग 1/3 भाग महाद्वीपों के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट आते हैं महाद्वीप क्या होते हैं। तो पृथ्वी के स्थलीय भाग में 7 बड़े बड़े भूखंड पाए जाते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है उसको 7 बड़े बड़े भूखंड में विभाजित किया गया, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों की संख्या आपकी 7 है। क्रम इनका पूछा जा सकता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जलमंडल की तरफ। तो जलमंडल क्या होगा, जल से घिरा हुआ भाग। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या है, लगभग 71% जल पाया जाता है और 29% क्या है, स्थल है। तो वो जो इस जल वाला भाग है वो किससे युक्त है, आपका हिमालय। इस जलीय भाग में क्या है, समुद्र भी आएगा आपका, फिर नदियाँ, महासागर
और हिमानी वगैरह सब कुछ आ जाएंगी, वो पूरा का पूरा जलमंडल कहलाएगा। हाइड्रोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ग्रीक शब्द हंडर प्लस स्फीयर से बना है, जिसका अर्थ, हंडर का अर्थ होता है आपका जल। ठीक है। पृथ्वी पर कितने महासागर पाए जाते हैं? 5 महासागर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये महासागर और जो आपके महाद्वीप हुए, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन, वो सीधे सीधे पूछ लेगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि मैं इन पे बोल के चलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तैयार करो, इम्पॉर्टेंट है ही ऑलरेडी ये, तो इनको तैयार करके रखना अपना, आगे भी काम आएंगे ये टेट वगैरह में। वायुमंडल क्या है आपका? वायुमंडल जो जैव मंडल वगैरह है, तो वायुमंडल क्या है? एटमॉस्फेयर, यानी कि आसपास का जो वातावरण है वो इसमें आ जाता है। एटमॉस्फेयर ग्रीक शब्द एटॉम्स और उससे स्फीयर से मिलकर बना है, और एटमस और स्फीयर से मिलकर बना है। एटमस का अर्थ होता है वाष्प। सूर्य पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा है ना, संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का घेरा या गैस का आवरण है, वो आपका वायुमंडल कहलाता है। यह आवरण समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। समुद्र के तल से नापेंगे इसको। इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन इत्यादि। जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। इनमें से कोई एक मंडल की आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है वो, तो तैयार रखना। जैव मंडल को बायोस्फीयर बोलते हैं। ग्रीक शब्द बायोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन। जैव मंडल धरातल पर उपस्थित ऐसा भाग या क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और यहाँ पर बहुत सी जीवों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? जैव मंडल बोला जाता है। यहाँ पर क्या है? स्थल, जल, वायु सब संपर्क में रहेंगे और जीवन होगा, जीव जंतु रहेंगे, तो इसलिए जैवमंडल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्थल मंडल, जिसमें आपकी कुछ आंतरिक संरचना पृथ्वी की दी गई है और शैल वगैरह आई हुई है। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6370 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया गया है अभी तक, वो सिर्फ हमारे अनुमानों के आधार पर किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए जो आंतरिक संरचना को समझने के लिए पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आपका भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। इस तरीके से आपने शायद डायग्राम देखा होगा अपना। सबसे पहले आते हैं भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत आपकी भूपर्पटी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है आपसे। यह परत अन्य परतों की तुलना में बहुत पतली होती है। इसकी जो औसत मोटाई है वो लगभग 33 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई कितनी हो जाती है? 35 किलोमीटर हो जाती है, और महासागरीय भाग में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर। औसत जो मोटाई थी वो है 33 किलोमीटर। इस क्षेत्र में क्या है आपका? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, इसीलिए इसको सियाल भी बोलते हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता किसमें पाई जाती है? क्रस्ट में या भूपर्पटी में। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट आते हैं मेंटल पर। तो मेंटल आपकी जो होती है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे पूछेगा। सीमा किसका नाम है? सियाल किसका नाम है? क्रस्ट का है, मेंटल का, क्रोड का, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, और अभी बता रही हूँ तो इसको ध्यान रखिएगा। मेंटल क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूपर्पटी के बाद मेंटल क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा इसका नाम भी है, इसमें सीमा पाए, सीमा या सीमा जो भी चाहो, सिलिका या मैग्नीशियम। आगे आते हैं कोर, यानी कि क्रोड। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो निकिल और लोहे के जैसे तत्वों से निर्मित है, इसीलिए इसको निफे भी बोलते हैं। निकिल और फेरम या फेरस, तो इसमें क्या है आपका? निकिल और आयरन पाया जाता है। कुछ इस तरीके से आपका चार्ट है। ये रही सियाल, ये सीमा, ये निफे। सियाल होती है भूपर्पटी, सीमा होती है मेंटल और निफे होती है क्रोड। आगे आते हैं शैल या चट्टाने, जिनको रॉक्स बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी पर मिलने वाली सभी मुलायम और कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। शैलों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से किया गया है। पहली आग्नेय है, फिर अविसादी है, फिर रूपांतरित है।
पृथ्वी के आग्नेय जो शैलें हैं वो कितनी है, तो सॉरी कितनी है कह रहे, आग्नेय शैलें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आग्नेय शैलों की विशेषताएं या इनकी दो विशेषताएं लिखो, या अवसादी शैलों की दो विशेषताएं लिखो, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संगमरमर कैसी शैल है, रूपांतरित है या क्या है, या फिर बेसाल्ट कैसी शैलें हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये तीनों शैलें रहेंगी, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, शॉर्ट में समझाएंगे। आग्नेय लैटिन भाषा इग्निस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आग, यानी कि इनका निर्माण किससे होगा, आग से होता है। तो इन चट्टानों का निर्माण होता कैसे, ज्वालामुखी होती है ना, ज्वालामुखी फटती बाहर निकलता है, धीरे धीरे जो उसमें से लावा निकला हुआ है, जो भी तरल पदार्थ होता है वो जमता जाता है और चट्टान बन जाती है। तो वही है, इन चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित गर्म या तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं। आग्नेय चट्टानें, अब ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 पॉइंट बनेंगे। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, कठोर होती हैं, इनमें परतें और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या क्या नहीं पाए जाते हैं, ये कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती और जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी कि परतदार नहीं होती हैं। 4 पॉइंट ध्यान रखना, ये अवसादी में भी आपको मिलेंगे। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपका क्या है, उदाहरण है इसके ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डोलोराइट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, रवेदार होती हैं, परतदार नहीं होती, जीवाश्म नहीं पाए जाते और अत्यधिक कठोर होती हैं। अब बढ़ते अवसादी की तरफ। तो अवसादी चट्टानें क्या हैं, जो आग्नेय चट्टानें होती ना, उनका अपक्षय और अपर्दन हो जाता है, या फिर उनमें कोई जीव जंतु सड़ गल या मर जाएगा, तो उनसे वो क्या एक तरीके से क्या होंगी आपकी, कि जो आग्नेय चट्टानें हैं ना, उनका अपक्षय या अपर्दन के पश्चात, या फिर उनका जीव जंतु या पेड़ पौधों के जमाव से उन चट्टानों में कुछ परिवर्तन होगा और उसके फलस्वरूप चट्टानें निर्मित होंगी, वो आपकी अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें परतदार होती हैं, क्योंकि अब इसमें और चीज़ें ऊपर से मिली हुई हैं ना, तो परतें बन जाती हैं, तो ये चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। ये रवेदार नहीं होती हैं, वो आपकी आग्नेय रवेदार होती थी। इनमें जीवाश्म तो मिल ही रहा है, पेड़ पौधे भी मिल रहे हैं, जीव जंतु भी मिल रहे हैं जो सड़गल जाते हैं वो, तो ये जीवाश्म भी इसमें पाए जाएंगे। क्लियर हो गए पॉइंट। ये परतदार चट्टानें होती हैं, रवेदार नहीं होती, जीवाश्म पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, शैल इत्यादि इसमें आ जाते हैं। फिर आते हैं रूपांतरित या क्या कायांतरित शैल। तो ऐसी कायांतरित का मतलब क्या होता है, काया अंतरित, यानी काया का बदल जाना है, तो इस स्वरूप में परिवर्तन हो जाना, ये इसका अर्थ निकलता है। ताप व दाब के कारण आग्नेय व अवसादी शैलों के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टानों में भी परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि इनका पुनः रूपांतरण भी हो सकता है। क्या हुआ, कायांतरित का मतलब है रूप में परिवर्तन होना। आग्नेय अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनमें ताप या दाब के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाने से नई चट्टानें बन जाती हैं, और वो नई चट्टानें आपकी क्या कहलाती हैं, रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। और इन रूपांतरित चट्टानों में फिर से परिवर्तन हो सकता है, ये बात आपकी क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो रूपांतरित चट्टान के, क्वार्टजाइट, संगमरमर, एंथ्रेसाइट, कोयला, ग्रेफाइट, नीस, ये सब क्या है, रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है। संगमरमर आपसे पूछा गया था एक बार पेपर में। और आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी आग्नेय शैलें रूपांतरित में चेंज हो जाती हैं। तो ग्रेनाइट चेंज होती है नीस में, बेसाल्ट होती है सिस्ट में, ग्रेवो होती है सरपेंटाइन में, और बिटुमिनस कोयला होता है ग्रेफाइट में। तो बिटुमिनस कोयला याद रखना कि बिटुमिनस कोयला आग्नेय है और ग्रेफाइट आपकी रूपांतरित है। ग्रेनाइट आपकी मूल चट्टान है और नीस आपकी रूपांतरित हो जाएगी। ऐसी बेसाल्ट आपकी आग्नेय का एग्जाम्पल है। अवसादी की तरफ आते हैं, तो अवसादी में आपका क्या आता है, चूना पत्थर आपका आता है। अवसादी चट्टान, बालू का पत्थर अवसादी चट्टान, चूना पत्थर बना देता है संगमरमर, और बालू का पत्थर बनाता है आपका क्वार्टजाइट, यानी कि संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट, ये तीनों आपकी रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टानें हैं। नेक्स्ट आते धरातल का रूप बदलने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहले कारक आपके कौन से आएंगे, पहला आता है मतलब वे कारक जो भूपटल पर बनने व बिखरने में योगदान देते हैं, या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सीधे सीधे आप भाग लेंगे, या तो धरातल को बदलने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से अपना योगदान दे, तो वो आपके क्या कारक कहलाते हैं, धरातल का रूप बदलने वाले कारक। इसमें आपके 2 प्रकार के बल लगते हैं, एक होता है आंतरिक बल
और दूसरा होता है बाह्य बल। आंतरिक बल में आपके आते हैं दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल में आपको मिलेगा जैसे महाद्वीप निर्माणकारी बल या पर्वत निर्माणकारी, जिसमें टाइम लगता है, बहुत लंबे समय बाद पर्वत बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं, तो ये बल आ जाएंगे दीर्घकालिक में। आकस्मिक में आपका भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन ये आ जाते हैं, तुरंत आकस्मिक अचानक से आ जाएगा। और बाह्य बल में आपका अपक्षय और अपर्दन आता है, जो किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, तूफान के द्वारा। अपक्षय व अपर्दन आपका बाह्य बल में आ जाएगा। आंतरिक बल जो मतलब पृथ्वी के अंदर से बल लग रहे हैं ना, वो वाले आएंगे इसमें। तो आते हैं आंतरिक शक्तियों पर, यानी कि आंतरिक बल। तो जिन शक्तियां या जिन बलों की उत्पत्ति भूगर्भ में होती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर होती है, वही, और उनका प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा, पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि भूपटल पर देखने को मिलता है, वो कहलाते हैं आंतरिक शक्तियां या आंतरिक बल। जैसे इसमें पहला था आपका दीर्घकालिक बल, यानी कि पटल विरूपणीय बल। तो पहला आपका जो पटल विरूपणीय बल है, इसका क्या है, इसके अंतर्गत लंबवत व क्षैतिज संचलन आता है। लंबवत का मतलब होता है आपका इस तरीके से सीधा सीधा होना, और क्षैतिज में इस तरीके से आ जाएगा। तो इनके कारण क्या होता है, महाद्वीप का निर्माण होता है और पर्वतों का निर्माण होता है दीर्घकालिक बल के द्वारा। या पटल विरूपणीय बल याद रख लेना, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी बल होता है, ये क्या बल है आपका, मतलब वही है, उसी में आ जाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग में ऐसी हलचल जो क्षैतिज दिशा में होती है, इसके फलस्वरूप पर्वत का निर्माण होता है। डायग्राम ये कितना अच्छा लग रहा है, मैंने ही बनाया था डायग्राम, तो देख लीजिए ये डायग्राम ये कैसे होता है। मजाक कर रही हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका। थोड़ा ना वैसे मजाक भी चलना चाहिए, जिससे क्या है हमें बोरिंग ना महसूस हो। तो चट्टान आपकी कुछ इस तरीके से होगी, इसमें क्षैतिज कंपन होगा ना, इस ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ये बीच बीच में इस तरीके से उठ जाएगी। तो वही क्या है, उठने से इस तरीके से देखिए ये जो आपका क्या बन रहा है, पर्वत बन जाएंगे। समझ में आ गया, चट्टान आपकी कैसी होगी, ऐसी होगी, और ऐसे ऐसे इसमें क्षैतिज बल लगेगा ना, तो जब ऐसे ऐसे बल लगेगा ना, तो ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे लहरनुमा हो जाएगी, और यही आपकी जो लहरनुमा बनेगी, यही आपका पर्वत का निर्माण कर देती है। वलन क्या होते हैं, वलन को समझ लीजिएगा। जो वलन होंगे आपके, वलन यानी कि फोल्डिंग, तो पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू परिवर्तन द्वारा शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इन्हीं मोड़ों को हम वलन कहते हैं। इस मोड़ को वही वलन कहा जाता है। इसमें जो उभार आता है उसको अपनति बोलेंगे, और जो भीतर भाग धंस जाता है उसको बोलते हैं अभिनति। तो वलन आपका क्या है, जब पृथ्वी के अंदर क्षैतिज परिवर्तन होगा ना, हलचल होगी क्षैतिज रूप में, तो पृथ्वी की जो ऊपर की सतह होगी ना, वो लहरनुमा हो जाएगी, कुछ मोड़ पड़ जाएंगे, यही मोड़ आपके वलन कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं भ्रंश। तो क्षैतिज भू परिवर्तन से उत्पन्न दबाव या तनाव के कारण शैल टूटकर अलग हो जाती हैं, और वो आपकी क्या कहलाती हैं, भ्रंश कहते हैं इसको। ये दो प्रकार की आकृतियों का इसमें है, दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, रिफ्ट घाटी और खंड या ब्लॉक पर्वत। यानी कि ऐसे ऐसे करके जब वो बनेंगी, तो कभी कभार इतना दबाव हो जाता है कि वो जो चट्टानें वो टूट जाती हैं, तो वो वहाँ पर आपकी घाटियाँ भी बन जाती हैं और ब्लॉक पर्वत भी बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से। देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी आकृतियाँ निर्मित होंगी। तो भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, रैंप घाटी, भ्रंशोत्थ पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन, खंड ब्लॉक पर्वत भी इसको बोलते हैं, और आपका हॉर्स पर्वत भी बनेगा। भ्रंश घाटियां देखिए कैसे निर्मित होंगी, इसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। इसके निर्माण में दो चट्टानों के मध्य का भाग भ्रंश के प्रभाव से नीचे चला जाता है, जो आपको दिख रहा होगा। रिफ्ट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपकी बनेगी, चट्टान टूट गई, ये चट्टान टूटी ना बीच से, और ये भाग नीचे धंस गया, यही आपकी बन गई रिफ्ट घाटी। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी भ्रंश घाटियों के ही प्रमुख उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं आपका ब्लॉक पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन। तो रिफ्ट घाटी के विपरीत दिशा में दो समांतर प्रायः मध्यवर्ती भाग में उभार आता है, यह उत्थान हो जाने के कारण ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाता है। यानी कि हुआ क्या, ये वाली नीचे धंस गई है और ये वाली नीचे धंस गई है, तो बीच का जो भाग था वो ऊपर उठ ही जाएगा ऑटोमेटिक, और जो उठा हुआ भाग है यही आपका क्या है, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। जैसे अपनी सतपुड़ा की श्रेणी है ना, इधर नर्मदा है इधर ताप्ती है, उनकी भ्रंश घाटी यानी कि वो धसी हुई है, तो ये ब्लॉक पर्वत आपका बन गया। ऐसी जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं बलित पर्वत पर। तो बलित पर्वत अभी आपको बता दिए थे, इनका निर्माण वलन के कारण होता है। ऐसे मुड़े हुए पर्वत होते हैं, भूपटल की दो प्लेटों के आपस में टकराने वक्त से किनारे जो हैं वो ऊपर हट जाते हैं और विशाल मोड़दार पर्वत बन जाते हैं, वो बलित पर्वत कहलाते हैं।
जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में काकेशस या आपसस हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में एंडीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज। ये चीज़ ध्यान रखना। ये वाला जो आपको नीचे 2 पॉइंट दिख रहे हैं कि एंडीज जो आपकी पर्वत श्रेणी वो कहाँ पर मिलेगी आपको, दक्षिणी अमेरिका में, और रॉकीज आपकी है उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट आते हैं आकस्मिक बल पर, यानी कि जो अचानक से बल लगते हैं, उसमें आपका भूकंप और ज्वालामुखी आ जाएगा। तो फटाफट से ज्वालामुखी को देख लेते हैं। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल हो जाती है। आंतरिक भाग से तप्त लावा बाहर निकलने लगता है। अब ज्वालामुखी की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो यहाँ से यहाँ तक है कि ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिससे होकर पृथ्वी के भूगर्भ से गैसें व तरल लावा, राख, धुआं, जलवाष्प आदि का उद्गार होता है और चारों तरफ ये फैल जाता है, जिससे एक शंक्वाकार पर्वत का निर्माण होता है। जिस छिद्र से तप्त लावा निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं। ये पूरी क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ज्वालामुखी हो गया। इसमें वह विवर या छिद्र होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब जो आपका धरातल के अंदर तरल पदार्थ रहेगा तब तक वो मैग्मा कहलाएगा। जब धरातल पर निकल कर वो फैलने लगता है तब आपका वो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी आपकी 3 प्रकार से होती है। पहली होती है आपकी सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी आपकी ऐसी ज्वालामुखी है जिसके मुख से समय समय पर लावा व धुआं मतलब एक्टिव निकलता ही रहेगा, कभी ना कभी, मतलब बंद नहीं हो रही है, अभी भी निकल रहा है, उन पर लगातार निकलता जा रहा है, वो सक्रिय में आएंगी। आपका माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली बहुत फेमस है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। सोचो इतना है, मतलब प्रकाश स्तंभ बोला जा रहा है, यानी कि उसमें मतलब प्रतिपल उसमें निकलता जा रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि उसमें लावा निकल रहा है अभी भी। सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आते प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जो दीर्घ काल तक शांत रहने के पश्चात आकस्मिक सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात जो अभी शांत है पर भविष्य में कभी भी उनमें उद्गार हो सकता है, वो आपकी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। जैसे इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा। फ्यूज उड़ गया लेकिन कभी ना कभी फ्यूज लग जाएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शांत ज्वालामुखी। तो ऐसी ज्वालामुखी जो शांत हो चुकी हैं, यानी कि मर चुकी हैं, अब उनमें कभी भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो वो आपकी होती है शांत या मृत ज्वालामुखी। इनमें बहुत समय लंबे समय पहले उद्गार हुआ होगा पर अब नहीं होता और ना ही कोई आगे संभावनाएं होने की। शांत ज्वालामुखी जैसे पोपा, किलिमंजारो, चिम्बोराजी, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आते हैं ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या है, लावा से काली मिट्टी बनती है ना, और उसमें गन्ना कपास की खेती अच्छी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज भी बाहर निकल आते हैं। क्रेटर झील का निर्माण होता है जहाँ पर्यटक स्थल बन जाते हैं आपके। और आग्नेय शैलों का निर्माण भी किससे होगा, ज्वालामुखी से ही होता है। आगे आते हैं भूकंप आपका क्या है, यानी कि अर्थक्वेक, जो आता भी रहता है। भूकंप क्या है, भूकंप का साधारण अर्थ है पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक से कांप उठता है तो वो भूकंप कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है और हो सकता है इस बार भी आपका पूछ लिया जाए कि भूकंप क्या है, या फिर भूकंप का मापन किस पैमाने पर करते हैं, तो वो है आपका रिक्टर पैमाना। और किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो वो है आपका सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट आते हैं भूकंपीय तरंगे। 3 प्रकार की तरंगे आपकी होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। इनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। प्राथमिक तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहलाती हैं। ये तरंगे अन्य तरंगे की तुलना में अधिक गतिशील व तीव्र होती हैं। ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं और इनकी विनाशकारी शक्ति क्या है, न्यूनतम होती है। ऐसे याद करो, गतिशील यानी कि जिनकी गति अधिक वो सबसे कम विनाशकारी, और जिनकी गति सबसे कम वो सबसे अधिक विनाशकारी, जो आपकी होती हैं धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट आते हैं द्वितीयक तरंग पर, यानी कि सेकेंडरी वेव्स हो जाएंगी आपकी। ये अनुप्रस्थ या गौड़ तरंग के नाम से जानी जाती है। इनकी गति पी की तुलना में कम होती है और विनाशकारी शक्ति पी की तुलना में अधिक होती है। धरातलीय तरंगें क्या होती हैं, ये तरंगें पृथ्वी के बाह्य धरातल को प्रभावित करती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है और विनाशकारी शक्ति सबसे अधिक होती है। वही आपको बताया था, गति सबसे कम तो विनाशकारी शक्ति सबसे अधिक हो जाएगी। आगे बढ़ते भूकंप के नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव। तो भूकंप का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि विनाशकारी प्रभाव इनका है, विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। जन धन की हानि होती है, भूस्खलन होता है, धरातल का परिवर्तन, धरातल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है, नवीन भू आकारों का बनना,
यानी कि नवीन चीज़ें बन जाती हैं और खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है, उपजाऊ भूमि बन जाती है, बंदरगाहों का विकास हो जाता है। आगे आते हैं भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग पर। तो भूपृष्ठ पर धरातलीय हलचल जैसे पत्थर का खिसकना, पथरीले स्थानों पर जैसे मिट्टी विट्टी गिरती रहती है, चट्टानें गिरती रहती है, छोटे छोटे कण गिरते रहते हैं, तो वो अचानक से जब लैंड स्लाइडिंग इसको बोलते हैं, तो वो आपका भूस्खलन है। नेक्स्ट है आपका अनाच्छादन। अनाच्छादन में होता क्या है कि पृथ्वी की बाह्य शक्ति द्वारा भूपटल के ऊपर कुछ तोड़ फोड़ कर दी जाती है, जिससे क्या है कुछ टुकड़े चट्टानों के इकट्ठे हो जाते हैं और उन टुकड़ों को क्या है कि हवा या पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। ये क्रिया आपकी अनाच्छादन कहलाती है। दो प्रकार से होती है, एक होता है आपका अपक्षय और दूसरा होता है आपका अपर्दन। अपक्षय क्या होता है, ऋतु और मौसम के प्रभाव से चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं, ये क्रिया कहलाती है अपक्षय। ये 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। नेक्स्ट आते हैं अपर्दन की बात करें तो जब चट्टानें अपक्षय द्वारा टूटती हैं तो बहता हुआ जल, नदी या सागर की लहरें, पवन वगैरह, इनको क्या है, इन सभी को स्वयं काटे हुए या टूटे हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगी। हवा वगैरह काट भी देती हैं चट्टानों को, या फिर जो चट्टान के टुकड़े पड़े हुए हैं उनको ले जाती हैं। हवा भी करती है ये काम, छत्रक शिला आपकी हवा ही बनाती है। पूरा इस तरीके से आपका कुछ ऐसा छाता सा बन जाता है, नीचे का पूरा हवा उड़ा देती है, मतलब वो काट देती है। उड़ाने का मतलब है काट देती है, यानी कि निर्माण करती है। तो हवा भी काट देती है चट्टान या मिट्टी को, तो याद रखना। तो हवा के द्वारा या नदी या किसी कोई जल है, नदी या बहता हुआ जल सागर वगैरह का, उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे कणों को ले जाते हुए उन्हें कहीं और इकट्ठा कर देते हैं, वो क्रिया आपकी अपर्दन कहलाती है। ठीक है। अब भू आकृतियाँ अपर्दन और अपक्षय से कौन सी बनती हैं? जलोढ़ पंख, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, जलप्रपात, डेल्टा, छत्रक इत्यादि बनेगी। शॉर्ट में समझा रहे हैं, डिटेल में शायद आपको सर ने पढ़ा दिया होगा। नदी द्वारा जो अपक्षय या अपर्दन होता है उसमें आपकी आकृतियाँ बनती, गार्ज या कैनियन बनेगा, डेल्टा बनेगा, जलोढ़ पंख बनेगा, वी आकार की घाटी बनेगी और जलप्रपात बनेगा। जिसमें गार्ज आपका कैसे बनता है, जल का वेग अधिक होने के कारण नदी में उपस्थित चट्टान के टुकड़े उसका जो नदी का जो जहाँ बह रही है ना उसके नीचे का स्थान काट के उसको गहरा करते रहेंगे। नदी ये बह रही है, इसमें टुकड़े भी बह रहे हैं, टुकड़े खुद ही उस जगह को काटते रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़े, तो उससे क्या है वो एक गहरा नीचे बन जाएगी आकृति, वो गहरी आकृति ही गार्ज या कैनियन कहलाती है। डेल्टा क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका डेल्टा है। नदी के किसी झील या सागर में मिलने से पहले नदी की गति सबसे मंद हो जाती है, या मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और इसमें होता है क्या, जब गति धीमी होती है तो नदी अपने साथ जितना भी मिट्टी कंकड़ जो भी बहाकर लेके आई है वो अपने ही मार्ग में बिछा देती है। मान लो नदी की धारा इस तरीके से आ रही थी और यहाँ पे उसने क्या किया, मिट्टी कंकड़ सब बिछा दिया, तो अब जो धारा है वो पतली पतली उसमें बहने लगेगी और वो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। त्रिभुजाकार आकृति आपकी क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। हिमानी द्वारा अपक्षय अपर्दन क्या अपक्षय और अपर्दन से कौन सी आकृति बनेगी? तो हिमानी द्वारा अपक्षय और अपर्दन से आकृति बनती है आपकी यू आकार की घाटी। इसमें जो हिमानियाँ होती हैं यानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े वो ऊपर से खिसकते हुए आते हैं, तो जहाँ से गिर रहे हैं वहीं पर क्या है काटते हुए जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी घाटियाँ बन जाती हैं, यू आकार की घाटी। पवन द्वारा जो अपक्षय अपर्दन होता है उससे आपकी बालू का स्तूप, छत्रक शिला इत्यादि का निर्माण होता है। लोएस वगैरह, छत्रक शिला आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ छाता सा बन जाता है और ऐसे करके अजीब सी कुछ होती है, देख लेना इमेज अगर आपको मिल जाए गूगल पे। नेक्स्ट आते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के घिरे हुए आवरण को कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन क्या है? इसमें नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.97% पाई जाती हैं। साथ साथ आपके जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोक देती है। इसी कारण आपका जो शुक्र ग्रह है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, तो ऊष्मा जब वापस जाने से रोक देगी तो धीरे धीरे क्या होगा, तापमान बढ़ता रहेगा। जब पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा अधिक हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आपके वायुमंडल की कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? CO2, मैथेन, N2O, जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव आपका होता है।
वायुमंडल की संरचना को देखते हैं। 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल है सबसे पहला मंडल आपका, तो यह सबसे निचली परत बोली जाती है, मतलब इस तरीके से क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आपका समताप, इस तरह से चलेंगे हम लोग। तो क्षोभ मंडल सबसे आपकी निचली परत है। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक ये विस्तृत है ऊंचाई तक, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। सभी तरह की जलवायु परिवर्तन जैसे आंधी का चलना, तूफान वगैरह, बादलों का बनना क्षोभ मंडल में ही होता है आपका। और क्षोभ मंडल में 165 डिग्री की मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर है आपका, क्षोभ मंडल से ऊपर का आपका है समताप मंडल। इस मंडल में तापमान आपका स्थिर रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती, इसीलिए इसमें क्या है, वायुयान आराम से उड़ते रहते हैं। ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आगे आते हैं मध्य मंडल, सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल आपका है। आयन मंडल इसके बाद आएगा। इसमें आपकी रेडियो तरंगें परावर्तित कर देते हैं इस मंडल में, इसीलिए रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन इत्यादि का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो किरणों का जो रेडियो तरंगों का परावर्तन है वो इसी मंडल में आपका हो जाता है। फिर आता है बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। हाइड्रोजन व हीलियम गैस की अधिकता इसी मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल का महत्व क्या है, तो आप ये सब लिख ही लेंगे पॉइंट कि जीवन के लिए उपयोगी है, वायुयान वगैरह वगैरह हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वायुदाब क्या होता है, तो वायु के द्वारा पृथ्वी पर डाला गया दाब या दबाव वायुदाब कहलाता है, यानी कि पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु से पड़ने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब मापने का यंत्र है आपका बैरोमीटर, और मापने की इकाई होती है आपकी मिलीबार। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िएगा, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान दोनों ही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आती हैं वायुदाब की पेटियां। धरातल पर वायुदाब की पेटियां जो है वो वायुदाब 2 प्रकार का पाया जाता है, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। टोटल आपकी 7 पेटियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखी पेटी जो आपकी बीच में होगी, इसके बाद उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपद्रवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये 2-2 पाई जाएंगी। 2-2-2 यानी कि 6 और 1 7। में आपको चित्र से एक बार दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। आपका क्षोभ मंडल ये रहा, इसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल, या इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं इसको। इसके बाद आपका बहिर्मंडल आता है। अब देख लेते हैं आपकी जो पेटियां आपको जो बताई थी, ये रही आपकी भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद आपकी आती है उपोषण वायुदाब पेटी, ये वाली, और ये इधर भी रहेगी। ऐसे ही फिर आपके ऊपर जो ऊपर की साइड होगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में उपध्रवीय निम्न वायुदाब पेटी, ऐसे ही आपके दक्षिणी गोलार्ध में होगी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। फिर आपका उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और नीचे होती है आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि आधा आधा गोलार्ध बांट दो और उसमें आपको आधे आधे में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका पवन। पवन से पहले एक बार आर्द्रता को समझ लीजिए। वायुमंडल में जो आपकी जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है उसी को आर्द्रता बोलते हैं, और आर्द्रता का मापन आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। पवन क्या होती है, तो एक स्थान से एक निश्चित दिशा तक चलती हुई वायु को पवन बोलते हैं। यह वायुदाब में क्षैतिज विषमता के कारण चलती है। और एक चीज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी पवन होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवन के प्रकार की बात करें तो पवन आपकी 3 प्रकार की हैं, स्थायी व भूमंडलीय पवनें, मौसमी व सामयिक पवनें, यानी कि जो मौसम के अकॉर्डिंग चलेगी, और नेक्स्ट है आपकी स्थानीय पवनें। तो स्थायी पवनें क्या होती हैं, वे पवनें जो वर्ष भर लगातार चलेंगी। स्थायी है ना, तो वर्ष भर ये लगातार चलती रहेंगी आपकी, वो स्थायी पवनें कहलाएंगी। व्यापारिक पवनें इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपकी एक आध स्थायी पवनों के नाम बता देते हैं, तो व्यापारिक पवनें आ जाएंगी इसमें, पछुआ पवनें आ जाएंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। फिर आपकी आती हैं इसके अंतर्गत ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें। आगे बढ़ते हैं, डोल ड्रम या शांत पेटी किसे कहते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट का पॉइंट है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण तक पाया जाता है। यहाँ पवनें शांत होती हैं, इसीलिए इसको शांत पेटी कहा जाता है। भूमध्य रेखा आपकी कौन सी होती है, 0 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा होती है उसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये क्वेश्चन आपका कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अभी आपका क्वेश्चन एक आध बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। आगे आते सामयिक या मौसमी या अस्थायी पवनें।
तो इसमें आपकी वे पवनें आती हैं जो मौसम के हिसाब से परिवर्तित हो जाती है, जैसे मानसूनी पवनें हो गई, स्थलीय पवनें हो गई और सागरीय पवनें हो गई। नेक्स्ट आते हैं मानसून व हवाओं। मानसूनी हवाएं क्या होंगी? तो मानसूनी हवाएं क्या है, जो मौसम के हिसाब से चलती हैं आपकी, और मानसूनी हवाएं में आपकी सागर व स्थलीय पवनें आ जाती हैं। सागरीय पवनें कौन सी होती हैं और स्थलीय पवनें कौन सी होती हैं वो आपकी डिटेल में यहाँ पर दे दिया गया है। एक पॉइंट याद रखना कि जो मानसूनी पवनें वो 6-6 महीने के अंतराल में चलेंगी। 6 महीने यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं वो सागर से स्थल की ओर चलती हैं, और 6 महीने ये स्थल से सागर की ओर चलेंगी शीत ऋतु में। हमारे देश में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो मानसून की वजह से होती है, मानसून से ही अधिक वर्षा होती है। स्थलीय व सागरीय पवनों को देख लीजिए यहाँ पर। स्थलीय व सागरीय पवन जो है मानसून हवाओं का ही लघु रूप है। इनकी दिशा 24 घंटे के अंदर 2 बार बदलती है। सागरीय समीर जो होती हैं वो दिन में सागर से स्थल की ओर चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। और स्थलीय समीर जो है वो रात में चलती हैं स्थल से सागर की ओर। ये रहा आपका स्थल, स्थल से सागर की ओर जा रही हैं, और ये रही आपकी समुद्र से स्थल की ओर। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि दिन में जब सूर्य चमकता है तो निकटवर्ती समुद्र का जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल पर निम्न वायुदाब की स्थिति आ जाती है, और जो पानी होता है वो ठंडा रहता है, तो वो आपका क्या है, वहाँ उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। इसीलिए सागर से स्थल की ओर आपकी हवाएं चलती हैं। सेम इसी के विपरीत आपका रात में होता है, वो आपकी ये वाली स्थिति बनेगी, यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ। आगे आते हैं स्थानीय पवनें कौन सी है, तो ये आपकी स्थानीय पवनें चिनूक, फोन, मिस्ट्रल, लू इत्यादि को याद रखना। स्थानीय पवनें यानी कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग पवनें चलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो पवनों का एक ऐसा क्रम जिसमें अंदर की ओर निम्न वायुदाब होता है और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है, वो आपका चक्रवात कहलाता है। ये गोलाकार या अंडाकार होते हैं। इसके विपरीत आपके प्रतिचक्रवात होंगे जिसमें अंदर की ओर आपका उच्च वायुदाब होगा और केंद्र पर किनारे क्या होगा, अंदर की ओर उच्च वायुदाब और किनारों पर आपका निम्न वायुदाब, यानी कि केंद्र के बाहर की तरफ निम्न वायुदाब होगा, वो आपके प्रतिचक्रवात कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ आपके चक्रवात इंपॉर्टेंट चक्रवात दिए गए हैं। प्रतिचक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन की हेडिंग भी देख लीजिए। चक्रवात के ठीक विपरीत की स्थिति होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, बाहर की तरफ निम्न वायुदाब होता है। विभिन्न देशों में अलग अलग चक्रवात आते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं बस। जैसे आपका वेस्ट इंडीज फ्लोरिडा में हरिकेन आता है। विली विली आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व या पश्चिम में आता है, इनके ऑस्ट्रेलिया में आता है। चक्रवात आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बोला जाता है। यूएसए और मैक्सिको में टॉर्नेडो बोला जाता है। फिलीपींस, चीन, जापान में टाइफून होता है, और वेस्ट इंडीज फ्लोरिडा में हरिकेन होता है। इन सभी को तैयार कर लेना अगर तैयार नहीं है तो। आगे बढ़िएगा। जलमंडल क्या है आपका, तो जलमंडल क्या है, 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, 1/4 भाग पर स्थल का विस्तार है आपका। और नीला ग्रह पृथ्वी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरीय, इसमें आपकी जो क्या कहते हैं, क्या पॉइंट है, 1 मिनट, जल धाराओं की बात की जाएगी तो महासागरीय जल कभी भी स्थिर नहीं रहता, हवाएं इसमें चलती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं, उन्हीं को लहरें जो उठती हैं ना उनको ही डिवाइड किया गया है। तो पहले आपकी लहरें आ जाएंगी, फिर आपकी धाराएं आ जाएंगी, ज्वार भाटा आ जाएगा। जो महासागर का जल है वो कभी स्थिर तो रहता नहीं है, उथल पुथल उसमें चलती रहती है, तो लहरें भी आती हैं, धाराएं भी उसमें चलती हैं, ज्वार भाटा भी आता है। ज्वार भाटा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपका बता देती हूँ। लहरें क्या होती है, लहरें समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेलते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर की तरफ चलती है, सतह सतह पर। ज्वार भाटा क्या है आपका, ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिससे सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र का तल 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे की तरफ गिरता है, ये आपका ज्वार भाटा कहलाता है। पानी के ऊपर उठने को और आगे बढ़ने को ज्वार बोलते हैं, नीचे गिरकर पीछे लौटने को हम भाटा बोलते हैं। पूर्णिमासी तथा अमावस्या के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं, उस दिन दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार आता है। इसके विपरीत जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र के तरफ समकोण बनाएंगे तो वहाँ पर निम्न ज्वार आएगा। स्थिति आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सब सूर्य एक सीध में होंगे तो बृहद ज्वार, और जब समकोण की स्थिति बन रही हो तो वहाँ पर निम्न ज्वार या लघु ज्वार आता है। धाराएं आपकी क्या होती हैं, तो महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धाराएं कहते हैं। 2 प्रकार से चलती है, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं।
तो आपकी कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं वो आपका बता देते हैं। ऐसी जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है वो गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। उसमें आपकी कौन कौन सी आ जाएगी, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशिया, फ्लोरिडा। इन तीनों को ध्यान रखना। ठंडी में आपकी क्या आ जाती है, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलेंगी यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ, क्यूराल, लेब्राडोर इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका अर्थशास्त्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो सभी जानते हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था यानी कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है। तो अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये सब मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, आपके सर ने डिटेल में बता दिया होगा। मैं सिर्फ आपका क्या करवाऊँगी, हरित क्रांति करवाऊँगी। और जो आपकी फसलें हैं वो मैंने आपको साइंस में करवा ही दी हैं। 3 फसलें हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। हरित क्रांति देख लीजिए। हरित क्रांति आपकी इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है, कृषि के तरीकों में क्या सुधार करना और कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, ये हरित क्रांति होती है। इसमें अच्छे बीज, अच्छी खाद, पर्याप्त सिंचाई और जो फसलें वगैरह हैं और जो ट्रैक्टर वगैरह हैं यानी कि कृषि यंत्र सभी कुछ आ जाते हैं। बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो 1960 में नॉर्मन ई बोरेलोग ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ये विश्व हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। कौन, नॉर्मन ई बोरेलोग। और अगर भारत में हरित क्रांति की बात करें तो आपके MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति से क्या क्या लाभ हुए हैं, तो सीधी सी बात है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कृषि के लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं, तो वो सब आप लिख ही सकते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था की गई है, नहरें बनवाई गई हैं, बीज वगैरह उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड कराए हैं, उर्वरक वगैरह करवाया है, जो ऋण वगैरह और लोन वगैरह शुरू कर दिए उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इसका तो आप अपने आप ही आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या होता है, उपभोक्ताओं का जो शोषण करते ना, कस्टमर का जो शॉपकीपर वगैरह शोषण करते, उससे उनको बचाने के लिए उसके विरुद्ध उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसके मुख्य कार्यों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो किस तरीके से शोषण किया जा सकता है उपभोक्ता का, तो उसको घटिया वस्तु देकर भी हो सकता है उसका शोषण, या फिर उससे ज़्यादा मात्रा में अधिक मूल्य वसूलने उसका भी शोषण हो जाएगा। उस तरीके से उपभोक्ता को अधिकार कौन कौन से प्राप्त है, सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, और उत्तम किस्म की जो गुणवत्ता के जो हैं कि उत्तम किस्म की आप सामान या सेवाएं प्राप्त करें, वो भी अधिकार आप लोगों को प्राप्त है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1986 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी तो मुझे लगता नहीं इतना इम्पोर्टेंट कुछ है। FIR का पूरा नाम क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। असल में आपका है क्या, इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम आता है सिलेबस, तो इतना हम लोग ध्यान भी नहीं देते इकोनॉमिक्स के ऊपर। 1 या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, अगर आपके सर ने अर्थव्यवस्था करवाई है तो आप लोग जाकर अर्थव्यवस्था को देख लेना, ठीक है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, पूंजीवादी है, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं आपको बता देती हूँ, आपकी वीडियो पड़ी हुई होगी चैनल पर विकसित और विकासशील वाली, उसको फटाफट से देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था के सारे प्रकार, पूंजीवादी, मुद्रा के कौन कौन से प्रकार हैं, वो आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो फटाफट से उसको देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर करिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।